ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। शायद मैं अनिका। मुझे आज भी याद है वो एक फैसला, वो एक रात जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे और परछाइयों में घिर गई। इस अंधेरे में खोने से पहले मेरी जिंदगी आप ही की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी। रेगुलर बिल्स, छोटी मोटी परेशानियाँ, कुछ दोस्त और एक छोटा सा सपना। मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, पर न जाने क्यों हर बार अपनी मंजिल के पास आते आते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं वहीं आके खड़ी हो जाती थी जहाँ से मैंने शुरू किया था। मेरी दोस्त माला मुझे बहुत समझाती थी, अपनी इम्पल्सिव बिहेवियर को ज़रा कंट्रोल में रख। ज़रा ज़रा सी बातों पे डिप्रेस हो जाती है, ज़रा ज़रा सी बातों पे खुश हो जाती है, ये तुझे किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अपनी इसी इम्पल्स में मैंने कुछ ऐसा किया, मेरे सामने कुछ ऐसा आया जो कभी नहीं आना चाहिए था। बस एक छोटी सी विधि और आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। मेरा विश्वास इन सारी बातों में कभी रहा ही नहीं, पर जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो इन सब बातों के बारे में भी सोचने लगता है। चौथा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से जा चुका था, कर्ज बढ़ते जा रहे थे। मैंने सोचा कि ये करके देखने में क्या बुराई है। लगा जैसे जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ उससे बुरा और हो भी क्या सकता है। पर मैं गलत थी। कुछ था जो मुझे सुन रहा था और वो मुझे ये बताने वाला था कि जो हो रहा है इससे और ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। आज लगता है कि जैसे मैं अपने आप में ही नहीं थी। जैसा उस वीडियो में बताया गया था, मैं सारी तैयारी करके बहुत हड़बड़ी में बैठ गई। और जैसा विधि में बताया गया था, पूजा में इस्तेमाल होने वाले नींबू को आपको कुमकुम से लाल करना है। पर कुमकुम रखना मैं भूल चुकी थी। मुझे लगा क्या ही फ़र्क पड़ता है। उंगली पे एक छोटा सा कट लगाया और वो विधि मैंने पूरी की। मैं बैठ के लगातार मंत्रोच्चारण कर रही थी और अचानक मेरी शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। और उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने ही कमरे में अपने बिस्तर पे आराम से सो रही थी। मैं यहाँ तक कैसे आई थी मुझे ये सब याद नहीं था, पर मैंने सोचा कि शायद गहरी नींद के चलते मैं खुद चलकर यहाँ आ गई थी। पिछली रात वैसे भी मुझे किसी सपने की तरह लग रही थी, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। मेरे सर में बहुत अजीब सा भारीपन था। वैसे भी वो क्रिया मैंने मजाक में की थी, पर शायद मुझे उससे थोड़ी उम्मीद फिर भी थी। मेरी वो बची कुची उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। अपनी इसी टूटी हुई उम्मीद के साथ मैं किचन की ओर बढ़ी। मैंने दूध उबलने रखा और कॉफ़ी का मग मुझे ठीक से याद है कि मैंने स्टैंड पे रखा था। तभी मुझे कुछ टूटने की सी आवाज़ आई। मैं अपने कमरे की तरफ चेक करने बढ़ी थी। वहाँ कुछ नहीं था। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि स्लैब पे कॉफ़ी बनी हुई रखी थी। मुझे ठीक से याद था कॉफ़ी मैंने नहीं बनाई है। मैं बहुत चौंक गई थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे रात की नींद पूरी न होने का दोष दिया। मैंने कॉफ़ी पीकर देखी, इसका टेस्ट बिल्कुल वही था जैसी कॉफ़ी मैं हर रोज़ पीती हूँ। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हुई तो अचानक देखा कि मेरे पीछे धुएं से एक आकृति बन रही है। मुझे आज भी याद है जिस तरह उसने मुझे अपना नाम बताया था। मैं यक्षिनी। मैं नहीं मान पा रही थी कल रात को जो क्रिया मैंने की है वो सच में सिद्ध हो चुकी है। तो क्या अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? डरते हुए भी मैंने धीरे से उससे पूछा, क्या तुम सच में यहाँ हो? क्या मैं सच में? और उसने मुझे रोकते हुए कहा, तुम कुछ भी मांग सकती हो। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने ही आई हूँ, पर तुम्हें मुझे 2 वचन देने होंगे। मैं नहीं जानती थी कि उन 2 वचनों में वो मुझसे मेरी पूरी जिंदगी का कंट्रोल मांग लेगी। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसे भोग चढ़ाऊंगी और उसे ये आज्ञा दी थी कि वो हर वक्त मेरे साथ रह सकती है, पर मैं नहीं जानती थी कि ये किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। जैसे ही
ये सौदा पूरा हुआ, मुझे एक कॉल आता है, जिस कॉल का इंतज़ार मैं न जाने कितने समय से कर रही थी। मेरा आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे हाथ से कब का जा चुका था, वो मुझे वापस मिल गया। मैं बहुत खुश थी और जो कीमत मुझसे माँगी जा रही थी, वो मुझे बहुत छोटी लग रही थी। मैंने उस दिन उसे पहली बार अपना खून चढ़ाया और फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे काम पे काम मिलता चला जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं किस हद तक उसे अपना ही खून दे पाती, इसीलिए मैंने अपनी एक दोस्त से बात की। उसका एक फ्रेंड हॉस्पिटल में काम करता था, जहाँ से मुझे कुछ ब्लड बैग्स मिल सकते थे। मैं अपना काम करती जा रही थी, मैं बहुत खुश थी और मुझे उसे उसका भोग चढ़ाने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं किया कि उसकी भूख दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वो जब कहती थी मुझे उसे वो रक्त देना होता था, पहले दिन में 1 बार, 2 बार, अब 3 से 4 बार, मुझे कहीं से भी दिन में 3 से 4 बार मुझे उसे खून चढ़ाना है। अचानक मुझे एक फ़ोन आता है। जो आदमी मुझे वो खून की बोतलें दे रहा था, उसने मना कर दिया क्योंकि हॉस्पिटल में सब लोगों को उस पे शक होने लगा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन ब दिन उसका रूप और भयानक होता जा रहा था। मैंने पहली रात जब उसके भोग मांगने पर भी मैं उसे भोग नहीं दे पाई, तो पहली बार मैंने उसका असली चेहरा देखा। बहुत भयानक। वो मेरे सीने पे बैठी थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी लंबी ज़ुबान जैसे लग रहा था कि मुझे ज़िंदा खा जाएगी। मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और मैं देख सकती थी कि वो शमशान में बैठ कर के एक शव खा रही है और उसमें मैं अपना चेहरा साफ तौर पे देख पा रही थी। जैसे ही मैंने आँख खोली तो वहाँ कुछ नहीं था। वो शायद एक बुरा सपना था, पर वो कभी भी सच हो सकता था क्योंकि मैं जानती थी वो हमेशा आसपास है। वो मुझे देख रही है, मुझे घूर रही है। मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी होती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होती है। जब साथ रहने की आज्ञा मैंने उसे दी थी तो मैं नहीं जानती थी कि इतना भयानक होगा। वो हर वक्त कहीं ना कहीं से मुझे घूर रही होती थी, कभी खिड़की से तो कभी कमरे के किसी कोने से। मैं सो नहीं पाती थी और क्योंकि मैंने उसे भोग नहीं दिया था, मुझे लगने लगा था कि अब वो मेरी ही जान ले लेगी। तब मुझे पता चला कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। उस रात सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद मुझे नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अपनी मानवता को मारकर उसे वो भोग चढ़ाया और धीरे धीरे ये करते हुए मेरे अंदर से किसी भी तरह की शर्म और संवेदना खत्म होती गई। अब जैसे जीने के लिए मैं यही सब कर रही थी। मासूम जानवरों को मैं उसे मार के परोस रही थी। ना मैं कुछ खा पाती थी, ना सो पाती थी। मेरी जिंदगी जैसे नर्क बन चुकी थी। मैं किसी से बात करना या उसे अपने आसपास रखना पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो खतरा है मेरे दोस्तों के लिए, आस पड़ोस के लिए। जो उसके पास आएगा वो सबको तबाह कर देगी। फिर भी मेरी दोस्त माला बार बार मेरे पास आने की, मुझसे बात करने की कोशिशें करती रहती थी और उस दिन भी वही हुआ। वो मुझसे बात करने मेरे पास आई थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, वो जबरन मेरे घर के अंदर घुस गई। मैं उसके पीछे हवा में तैरते हुए उस साए को देख पा रही थी जिसे वो नहीं देख सकती थी। हमारे बीच में थोड़ी बहस हुई और शायद माला को अचानक वो साया दिखने लगा। वो घबरा गई और भागते हुए अचानक टेबल से उसका सर जा लगा। हर तरफ खून था और यक्षिणी उस पर झपट पड़ी। उसके खून की आखिरी बूंद तक वो पी गई। अब उसकी जुबान पे मानव रक्त, गर्म रक्त लग चुका था। यही 3 शब्द थे जो उसने आखिर में मुझसे कहे थे। मैं मानो पागल सी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने माला को वहाँ से घसीटने की बहुत कोशिश की। मैं उसे लेकर के वहाँ से भाग जाना चाहती थी कि अगर उसके शरीर में आखिरी प्राण भी बचे हों तो मैं किसी तरह उसे बचा सकती हूँ, पर वो मर चुकी थी। मैं
हॉल में बेतहाशा भाग रही थी, पर मैं उससे कहाँ तक भाग पाती। आखिर में मैं उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। मैंने उससे याद दिलाया, तुम यक्षिणी हो, तुम देवी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और यही सवाल उसने मुझसे पूछा, तुम भूल गई हो कि तुमने जीने के लिए क्या क्या किया है? मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जैसे मैंने उसके आगे अपना सर्वस्व त्याग दिया था। मैं और जीना नहीं चाहती थी। इस ग्लानि को लेकर के मैं और जी भी नहीं सकती थी। वो मेरी जिंदगी का आखिरी पल था, पर मुक्ति मुझे अब तक नहीं मिली है। वो आज भी आसपास है। ये कहानी मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो गलती मुझसे हुई दोबारा और कोई ना करे। वो आज भी अपने नए शिकार की तलाश में है।